हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपना क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं। ये चैप्टर जितना आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना यार, उतना आपकी जिंदगी में भी बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यार इस चैप्टर में ना आपको सारा पैसे का खेल समझ आ जाएगा। और आफ्टर ऑल ये पैसा सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे रियल रहूंगी और ये वीडियो आपकी फुल फ्लेज रहेगी। दैट मीन्स इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, हम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। दैट मींस पूरी तरीके से हम इस चैप्टर को तैयार करके साइड कर देंगे, ठीक है। और यही होती है यार स्मार्ट स्ट्रैटेजी तैयारी की। क्या होता है, आप लोग एनसीईआरटी रीड कर लेते हो, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कर लेते हो, बट जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस देख लेते हो ना तो वहां पजल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी होती। तो ये है हमारी स्मार्ट स्ट्रैटेजी। हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना और अपने रजिस्टर निकाल लो, साथ में बैठ के पढ़ाई करेंगे और साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सो यार लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। देखो एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स अकर। यार बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ना तब होता था जब ना पैसा नहीं था। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, अपने गुड्स को दूसरों के गुड्स के साथ एक्सचेंज करवा लेते थे, ठीक है। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है बकरी और मुझे चाहिए आम। मेरे को ना एक जाता हुआ बंदा दिख गया और उसके पास थे आम। मैंने कहा इधर आ, एक काम कर, मुझसे ना मेरी बकरी ले ले और ना मुझे आम दे दे, क्योंकि यार मेरा बहुत मन कर रहा है मैंगो शेक पीने का, मैं घर जाके मैंगो शेक बनाऊंगा। उसने कहा चल ठीक है, फिर से आम ले ले और तू मुझे अपनी बकरी दे दे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, बकरी के बदले आम का एक्सचेंज हो गया, ठीक है। दैट मींस गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज हो गया। तो दिस वाज नोन एज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। मनी से पहले जो है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फॉलो होता था। इसमें मनी के इन्वॉल्वमेंट बिना ही दो लोग जो है अपने डिजायर्ड चीजें ले सकते थे एक दूसरे से, बट कंडीशन क्या थी, दोनों पार्टीज को अग्री करना पड़ता था, सेलिंग एंड बाइंग। अब एक दूसरी कंडीशन लो, ठीक है। अगर वो बंदा मान लो मुझे मना कर देता, नहीं यार मैं तो नहीं दे रहा तेरे को अपने आम, तो क्या होता, मैं पूरे दिन अपनी बकरी लेके घूमती रहती। तो ये सिचुएशन ना बहुत प्रॉब्लमेटिक थी। अगर फॉर एग्जांपल मुझे जो चीज चाहिए वो सामने वाले बंदे के पास नहीं है या सामने वाले बंदे ने मना कर दिया, तो यार ये प्रॉब्लमेटिक है नहीं है, ठीक है। तो यही एक डिसएडवांटेज था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स एक एसेंशियल फीचर होना चाहिए। अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं है तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, कब सॉल्व हुई, जब मनी आया, ठीक है। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकता है, व्हाई आर ट्रांजैक्शन मेड इन मनी एक्सप्लेन, या फिर व्हाई इज मनी कॉल्ड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अभी तक क्या चल रहा था, एक्सचेंज चल रहा था, आम के बदले बकरी वाला सीन। बट जैसे ही पैसे आया, ठीक है, आपको कोई चीज पसंद है, आप अपना पैसा निकालो, सामने वाले बंदे को दो और वो चीज ले जाओ, ठीक है। तो इतना स्मूथ हो गया। ट्रांजैक्शंस मनी में इसलिए करी जाती है क्योंकि मनी को इजीली एक्सचेंज कराया जा सकता है और कोई भी पैसे लेने से इस दुनिया में मना नहीं कर, ठीक है। दैट्स व्हाई मनी इज नोन एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करता है और हर एक बंदा जो है चाहता है कि उसको जो पेमेंट मिले वो किस फॉर्म में मिले, मनी की फॉर्म में ही मिले। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो अब नाउ नो बकरी के बदले आम वाला सीन, ठीक है। आपको आइसक्रीम चाहिए या बड़े से बड़ा आईफोन चाहिए, पैसे निकालो और ले लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अभी तक यार हमने 2 टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है। और कौन कौन से टॉपिक्स है वो हमारे, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एंड मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो उसके बेसिस पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज द करेक्ट एग्जांपल फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। यार सबसे पहले करना क्या, वीडियो को ना पॉज कर लेना और खुद ट्राई करना पहले, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड हट जाती हूँ ताकि आप जो है एक बार ध्यान से देख पाओ, ठीक है। तो पहला है हमारा, डेविड हैज अ हॉर्स। डेविड के पास हॉर्स है और उसे काऊ खरीदने है। मुन्नी के पास काऊ है और उसे हॉर्स खरीदना है। तो यार कहीं ना कहीं ये मैच हो रहा है, ठीक है। बट यार हम आगे भी पढ़ लेते हैं। अरहान के पास 2 काउज है और उसे हॉर्स चाहिए। अफरीन के पास काऊ है और उसे हॉर्स चाहिए। दोनों को हॉर्स चाहिए, कहां से मैच कर रहा है। सुरेश हैज अ बुल एंड ही वांट्स अ काऊ, ठीक है। और अहमद के पास काऊ है मगर उसे हॉर्स चाहिए, ये भी कहाँ मैच कर रहा है। एलिना के पास हॉर्स है और बुल है। मंजुनाथ के पास काऊ है मगर बुल चाहिए उसको, ठीक है। ये भी कहीं से मैचिंग नहीं कर रहा, तो पहला ही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एजर्शन रीजन। यार एजर्शन रीजन का ना एक ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है, कभी दिक्कत नहीं आएगी। पहले ना यार क्या करो, शांति से एजर्शन पढ़ा करो। एजर्शन में जो लाइन पढ़ी है वो देखा करो यार करेक्ट है नहीं है, ठीक है। पहले ये देखा करो ये फर्स्ट एजर्शन ट्रू है या नहीं है, उसके बाद सेकंड देखा करो रीजन ट्रू है या नहीं है, ठीक है।
फिर आप थर्ड चीज देखा करो कि जो रीजन और असर्शन है उन दोनों का कोई कनेक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा। मतलब जो रीजन में बात बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है असर्शन से, मतलब उसका मतलब बना रही है। इस तरीके से आपको चारों पॉइंट्स में चारों जो ऑप्शन मिलते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। असर्शन में बोला गया मनी फैसिलिटेट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बाय प्रोवाइडिंग अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑफ कोर्स यार, मनी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है और मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब कहीं भी निकालो, आप कोई भी कमोडिटी को एक्सचेंज करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ मनी। नाउ रीजन में क्या बोल रहे हैं, मनी इज विदाउट एनी इंट्रिंसिक वैल्यू एंड इज सोनली एक्सेप्टेड बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑथराइजेशन। मतलब इसमें ना ये कहना चाह रहे हैं कि मनी जो है ये मैटर नहीं करता कौन से लग्जरियस पेपर में 500 का नोट छपा हुआ है, अगर उसमें सरकारी स्टैंप है वो मैटर करता है। ठीक है, मतलब उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कोई भी मतलब नहीं है। तो हाँ यार, ये बात भी सही बोल रहा है। ठीक है, बट यार असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट कहीं ना कहीं यार असर्शन रीजन का कोई सेंस ही नहीं बन रहा, कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो असर्शन रीजन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट बिकम्स एन नेसेसरी, अननेसेसरी नहीं है यार, नेसेसरी फॉर ट्रांजेक्शन इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज प्रेवलेंट। क्या जरूरी होता है? ट्रस्ट बिटवीन पार्टीज, फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गवर्नमेंट रेगुलेशन या डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। क्या होता है जहां पे मनी प्रेवलेंट होता है तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? गवर्नमेंट रेगुलेशन चाहिए। ठीक है, क्योंकि मनी प्रेजेंट है तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं है, वो तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में होता है। फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी नहीं, ट्रस्ट बिटवीन पार्टीज ये भी नहीं है, तो गवर्नमेंट रेगुलेशन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आगे है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। देखो, जब कॉइन्स नहीं आए थे ना तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को मनी की तरह यूज करते थे, जैसे ग्रेन्स और कैटल को मनी की तरह यूज करते थे। उसके बाद मेटलिक कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये सब आना स्टार्ट हो गए थे। फिर मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के अंदर करेंसी आते हैं, जैसे पेपर नोट्स हो गए, कॉइन्स हो गए। ठीक है, और मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के अंदर डिपॉजिट विद बैंक्स भी आता है। ठीक है, मतलब आपका बैंक डिपॉजिट। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी की अगर मैं बात करूं तो वो बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है, जो कि हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका करेंसी। करेंसी क्या होता है? इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जाता है क्योंकि इसे गवर्नमेंट ऑफ कंट्री जो है ऑथराइज करती है। मॉडर्न करेंसी का अपना कोई यूज नहीं है। ठीक है, बस इसका ये यूज है कि वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम आता है। ठीक है, इंडिया में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दैट मीन्स आरबीआई, उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो करेंसी नोट्स को इशू करेगी। किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। और एज पर इंडियन लॉ यार कोई भी दूसरी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन करेंसी नोट्स को इशू नहीं कर सकती, उनके पास कोई राइट नहीं होता, सिर्फ राइट है तो आरबीआई के पास है। ठीक है, इंडियन लॉ जो है वो यूज ऑफ रुपी को रिकॉग्नाइज करती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑफ कोर्स इंडिया में रुपी यूज होता है। ठीक है, और इसी को हम एज अ ट्रांजैक्शन में एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो रुपी को हम वाइडली एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो करेंसी में बस इतना ही मेन आपको जो पॉइंट याद रखना है वो ये है, करेंसी नोट्स को आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। व्हाई इज करेंसी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? देखो, करेंसी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह क्यों एक्सेप्ट करा जाता है? पहला रीजन ये है, इट इज मेड अप ऑफ प्रेशियस मेटल जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, ऐसा तो कुछ नहीं है। इट इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, बिल्कुल आगे भी फिर भी पढ़ लिया करो। इट इज मेड ऑफ थिंग्स वी यूज इन एवरीडे लाइफ, ये भी नहीं है यार। इट इज ऑथराइज्ड बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री, ये क्या बात कर रहा है? चलो यही सही है इसका आंसर, इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इन इंडिया कंट्रोल द इशुएंस ऑफ करेंसी एंड रेगुलेट्स द क्रेडिट सिस्टम इन द कंट्री? तो किसके पास ये सोल राइट है? किसके पास है? सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, दैट मीन्स आरबीआई के पास है, अदरवाइज और किसी के पास नहीं है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिपॉजिट विद बैंक्स। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई आर डिमांड डिपॉजिट कंसीडर्ड एज मनी? तो देखो क्या होता है, सिंपल बात है, जो पैसा हम अपना बैंक में रखते हैं दैट इज नोन एज डिपॉजिट विद बैंक। ठीक है, अब क्या होता है ना, जब लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वो ना बैंक के पास जाके अपना बैंक अकाउंट खुलवा के अपने नाम से उसमें पैसे जमा करते रहते हैं। अब बोनस में बैंक क्या करता है, उस पे हमें इंटरेस्ट रेट देता रहता है। दैट मीन्स यार पैसे बैंक के पास रखने पे भी पैसे मिल रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है, विन है यार। और क्या होता है ना, जब बंदे को चाहिए ना पैसे बैंक से अपने वापस, वो कभी भी विड्रॉ करवा सकते हैं जब उसे चाहिए। ठीक है, मतलब जब डिमांड करो और पैसा आपका, ठीक है, तभी इन डिपॉजिट को हम डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसे कभी भी विड्रॉ करवा सकते हैं एज पर आर डिमांड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
सो नेक्स्ट टॉपिक इज चेक फैसिलिटी। तो बेसिकली चेक होता क्या है? चेक इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जिसमें आप बैंक को इंस्ट्रक्ट करते हो कि बैंक भाई इस बंदे को इतने पैसे मेरे अकाउंट से डाल दियो, ठीक है। अब क्या होता है, सिर्फ आप चेक को हैंड ओवर करो एंड द पेमेंट गेट्स डन थ्रू द बैंक, ठीक है। मतलब आपको कैश की कोई नीड नहीं। तो दिस इज अ चेक फैसिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चेक इन्होंने कर भी रखा है, चेक पेमेंट। देखो एक शू मैन्युफैक्चरर है सलीम, उसको पेमेंट करनी है लेदर सप्लायर को, ठीक है। उसने चेक लिखा है, स्पेसिफिक अमाउंट का चेक दिया है, ठीक है। इसका मतलब शू मैन्युफैक्चरर बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि इतना अमाउंट जो है वो लेदर सप्लायर को दे दो। लेदर सप्लायर इस चेक को लेता है और इसको अपने अकाउंट में डिपॉजिट, अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर लेता है, ठीक है। मनी फिर ट्रांसफर हो जाती है एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे। कुछ दिनों में ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है विदाउट द यूज ऑफ कैश, ठीक है। तो ये होती है चेक फैसिलिटी। देखो कैसे हम चेक फिल करते हैं। यहाँ पे आप पे, जिसको पे करना है उसका नाम लिखते हो, ठीक है। यहाँ पे कितना पे करना है उतना लिखते हो, ठीक है। ओनली का साइन डैश, ये स्लैश लगा के डैश लगा देते हो, ये आपका ओनली का साइन होता है, ठीक है। हमेशा आप जो है चेक में या फिर अपना बैंक अकाउंट के फॉर्म में कुछ भी करते हो तो आपको रुपीस जब डालने होते हैं तो आप ओनली का साइन जरूर लगाते हो। अकाउंट नंबर है, ठीक है, दिस वन इज योर अकाउंट नंबर, आता है आपका ये बैंक ब्रांच कोड, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इब्राहिम गिव्स अ चेक ऑफ ₹10,000 टू साहिल। चेक दिया है उसने। व्हाट टाइप ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज डिड ही यूज? कौन सा एक्सचेंज जिसमें यूज हुआ है? पेपर नोट नहीं यार, मेटलिक कॉइन नहीं, बार्टर सिस्टम नहीं, डिमांड, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर इज डिमांड डिपॉजिट। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में क्या क्या आता है? करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, कॉरी शेल्स एंड स्टोन्स, ग्रेन्स एंड कैटल। ये तो यार पुराने हैं। नया है करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, दीज आर मॉडर्न। नेक्स्ट वही आपका एजर्शन रीजन आ गया। एजर्शन है पेमेंट कैन बी मेड ओनली थ्रू चेक्स। यार ऐसा तो नहीं है, आप जो है डिजिटल मेथड्स का भी यूज करके पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। रीजन, अ चेक इंस्ट्रक्ट द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पेयर्स अकाउंट टू द पेज अकाउंट। यार ये बात सही है, तो दैट मींस एजर्शन फॉल्स है, रीजन इज ट्रू, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। देखो बैंक्स के पास ना हर दिन बहुत सारे कस्टमर्स जाते हैं। कुछ कस्टमर्स जाते हैं डिपॉजिट करवाने, तो कुछ कस्टमर्स जाते हैं विथड्रॉल करवाने, ठीक है। अब बैंक को ना हर दिन अपनी डिपॉजिट्स का 15% अपने पास एज ए कैश रखना पड़ता है। इंडिया में ये सेट है कि बैंक्स को कैश रिजर्व रेशियो 15% रखना है आउट ऑफ द डिपॉजिट, ठीक है। अब ये क्यों रखना है? मान लो कोई भी डिपॉजिटर किसी भी दिन बैंक के पास आके बोल सकता है कि बैंक जो मैंने पैसे डिपॉजिट करवाए थे ना, मुझे विड्रॉ करवाने हैं, आप मुझे पैसे दे दो, ठीक है। तो बैंक के पास ना उस टाइम एज अ कैश होना चाहिए ताकि वो उस डिपॉजिटर को पैसे दे सके, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है, अब जो मेजर पोर्शन बचा है उस डिपॉजिट का, उससे बैंक क्या करता है? देखो बैंक उससे लोन देता है लोगों को। अब नेक्स्ट चीज जो हमारी आती है कि बैंक की फिर मेन इनकम कहाँ से होती है, बैंक का फायदा कहाँ से होता है? देखो जब बैंक लोन दे रहा है लोगों को, तो लोगों से ना इंटरेस्ट रेट उस लोन पे ज्यादा चार्ज करेगा, ठीक है। और जब बैंक हमें खुद से, जो हम डिपॉजिट करते हैं ना बैंक के पास, जब बैंक उस पे जो हमें इंटरेस्ट देता है ना, वो कम देता है कंपैरेटिवली। अब इन्हीं दोनों के डिफरेंस से बैंक की पॉकेट में जाता है पैसा, मतलब यही मेन सोर्स है इनकम का बैंक के पास। तो इस तरीके से बैंक जो है एज अ मीडिएटर एक्ट करता है, किसके बीच में? उन लोगों के बीच में जिनके पास सरप्लस फंड है, दैट मींस जो आपके कौन होते हैं, जो आपके लेंडर होते हैं, जो आपके डिपॉजिटर्स होते हैं, ठीक है। और उन लोगों के बीच में जो कि बोरोवर होते हैं, मतलब जो पैसा उधार मांगने बैंक के पास आए हैं, ठीक है जी। सो दिस वाज आवर टॉपिक लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। देखो क्रेडिट या लोन होता क्या है? ये बेसिकली एक अग्रीमेंट होता है, किसके बीच में होता है? क्रेडिटर और बोरोवर के बीच में होता है, जिसमें क्रेडिटर जो है वो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है बोरोवर को, ठीक है, विद द प्रॉमिस ऑफ रीपेमेंट, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आजकल क्रेडिट को इन्वॉल्व करती है। हमारी डे टू डे ट्रांजैक्शन क्रेडिट के बेसिस पे होती है। आजकल क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा यूज करे जाते हैं, ठीक है। अब क्रेडिट जो है ना, दो सिचुएशंस लीड कर सकता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। जैसे पॉजिटिव का केस आपका एनसीईआरटी में सलीम का एग्जाम्पल दिया है, जिसमें सलीम को ऑर्डर मिलता है और वो लोन लेता है लोगों से, दो सोर्स से लोन लेता है, ठीक है। आफ्टर दैट कंप्लीशन ऑफ लोन वो क्या करता है, अपना सारा काम अच्छे से करता है और वो
जो है ऑर्डर को डिलीवर कर देता है। इससे क्या होता है, उसके क्रेडिट लेने से भाई साहब का बिजनेस और अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे क्रेडिट ने बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करा है, ठीक है, जहाँ पे उसने उसकी प्रोडक्शन को और ज्यादा इंक्रीज करा है, ठीक है, और सिचुएशन पहले से और बेहतर हो गई। अब नेक्स्ट है, कभी कभार ना क्रेडिट नेगेटिव रोल भी प्ले करता है। अब ऐसे जैसे स्वप्ना एक छोटी सी फार्मर थी, उसने लोन ले लिया, बेचारी ने मनी लेंडर से लोन ले लिया, ठीक है, और उसकी वजह से ना उसने लोन लेके अपना काम धंधा करने की सोचा। उसने सोचा कि हार्वेस्टिंग के बाद ना वो उस लोन को चुका देगी, बट ना पेस्ट अटैक हो गया बेचारी का, उसकी वजह से उसके सारे क्रॉप्स खराब हो गए। अब वो रीपे कहाँ से करे, ठीक है, अब ना वो डेट ट्रैप में फंस गई, मतलब एक कर्जे के बोझ में फंस गई, जिससे उसकी जिंदगी और ज्यादा मिजरेबल हो गई पहले के कंपैरिजन में। तो पहले वाली सिचुएशन में हमने देखा पॉजिटिव रोल प्ले करा, मतलब पहले से सिचुएशन और बेहतर हो गई, पहले से भाई साहब का बिजनेस अच्छा हो गया। मगर यहाँ पे सिचुएशन पहले से मिजरेबल हो गई, तो यहाँ पे नेगेटिव रोल प्ले करा है क्रेडिट ने, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन आया है, ये है सलीम का एग्जाम्पल, इस बेसिस पे क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज क्रेडिट प्ले इन सलीम बिजनेस। सलीम के बिजनेस में क्या क्रेडिट रोल प्ले करा है। क्रेडिट हिंडर सलीम एबिलिटी टू फुलफिल ऑर्डर, नहीं ऐसा तो नहीं है, ठीक है। क्रेडिट एनेबल सलीम टू इंक्रीज अर्निंग, या क्रेडिट लीड्स टू फाइनेंशियल लॉसेस, फाइनेंशियल लॉस भी नहीं हुए। क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट सलीम्स एबिलिटी टू एक्सपैंड हिज बिजनेस ऑपरेशन, नहीं, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब जो आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन, दैट इज स्वप्नास प्रॉब्लम, ये हमने अभी पढ़ी है। इसके बेस पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं, दैट इज व्हाट वर द मेन फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू स्वप्नास फाइनेंशियल डिफिकल्टी। देखो सबसे पहला लिखा हुआ है पेस्ट इन्फेक्शन, हाई कॉस्ट ऑफ पेस्टिसाइड, बिल्कुल ये भी ठीक है। इनसफिशिएंट अर्निंग फ्रॉम द हार्वेस्ट, हाँ यार ये भी हुआ था। हाई इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन, इसकी वजह से हमें एग्जाम्पल में ऐसा कुछ नहीं बताया, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट बेसिकली कुछ सेट ऑफ कंडीशन होती है जिसके तहत लेंडर जो होता है बोरोवर को लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें बेसिकली मेथड ऑफ पेमेंट आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, क्रेडिट का ड्यूरेशन आता है, और अदर रिलेटेड कंडीशन जैसे कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट, ठीक है। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होती है ना, वो हर एक सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। मगर हर एक लोन एग्रीमेंट में ना एक इंटरेस्ट रेट जो होता है वो सेट होता है लेंडर और बोरोवर के बीच में, जो कि बोरोवर को देना पड़ता है लेंडर को एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट अलोंग विद द प्रिंसिपल। जितना लिया है उतना तो देना है, और उस पे जो इंटरेस्ट रेट उन दोनों के बीच में सेट हुआ है वो भी साथ में ही देना है, ठीक है। इन एडिशन कभी कभार लेंडर जो है ना वो क्या डिमांड करते हैं, कोलेट्रल। कोलेट्रल मतलब बेसिकली एसेट होता है जो एज अ प्रॉमिस लेंडर जो है मांगता है, किससे मांगता है, बोरोवर से, कि 1% अगर बोरोवर लोन रीपे नहीं कर पाता तो कुछ चीज गारंटी उसके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका विच इज द मोस्ट सुटेबल डेफिनेशन ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन लोन एग्रीमेंट। बोरोवर, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री एंड द सैलरी ऑफ डिटेल, नहीं यार। इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल रिक्वायरमेंट एंड रीपेमेंट मेथड, ये लग रहा है, फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। अमाउंट ऑफ लोन रिक्वेस्ट बाय द बोरोवर, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्यूरेशन भी सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डेफिनेटली इन्वॉल्व सम फॉर्म ऑफ क्रेडिट। अब इसमें बताना है क्रेडिट कहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है। अमाला सेंड हर सन 500 टू पे हिज स्कूल फी, इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, अपने बच्चे के लिए पे करा है। इरफान गिव्स ₹10,000 टू अ शॉपकीपर फॉर बाइंग अ पेयर ऑफ शूज, नहीं यार उसने अपना ही खरीदा है। पॉल गिव्स रोहन ₹100 एंड आस्क हिम टू पे हिम बैक इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, ये सही लग रहा है, फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। सुशांत गिव्स 300 टू एन ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प पीपल हु डू नॉट हैव मनी फॉर फूड, तो यार ये तो डोनेशन दिया है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट इज कोलेट्रल। कोलेट्रल बेसिकली एक एसेट होता है जो बोरोवर एज अ गारंटी देता है, किसको देता है, लेंडर को देता है, तब तक दे रखता है जब तक वो लोन रीपे नहीं करता, ठीक है। अगर बोरोवर इन केस रीपे नहीं कर पाता लोन को, तो लेंडर के पास पूरा राइट होता है कि वो उस एसेट को या कोलेट्रल को बेच दे ताकि उसे अपनी पेमेंट रिसीव हो सके। कुछ एग्जांपल्स कोलेट्रल सिक्योरिटी के हैं, जैसे लैंड, टाइटल, डिपॉजिट विद बैंक्स, लाइफ स्टॉक्स एक्सेट्रा, कुछ एग्जांपल्स है कोलेट्रल के, ठीक है। अब फिर से वही एजर्शन रीजन आ चुका है। एजर्शन है एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट एंड मे डिमांड कोलेट्रल अगेंस्ट लोन्स, बिल्कुल ये बात तो सही बोल रहा है। रीजन, कोलेट्रल सर्व्स एज अ गारंटी टू द लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड एंड फेलियर टू रीपे द लोन गिव्स द लेंडर द राइट टू सेल द कोलेट्रल टू ऑब्टेन पेमेंट। हाँ यार ये भी सही है, और हाँ इसका रिलेशन भी बन रहा है, तो यार इसका आंसर होगा एजर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। चलिए
आगे नेक्स्ट assertion रीजन आ गया है, डिपॉजिट विद बैंक्स कैन सर्व एज अ कोलेट्रल फॉर बोरोइंग। हाँ यार, बैंक डिपॉजिट हम एज अ कोलेट्रल रखवा सकते हैं किसी के पास। रीजन, डिपॉजिट विद बैंक रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर बोरोअर्स एंड कैन बी प्लेज्ड एज अ सिक्योरिटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। हाँ, उसके पास एज अ सिक्योरिटी हम रख सकते हैं जब तक लोन हमने रीपे नहीं करा। रीजन भी ठीक है, और हाँ, रीजन जो है assertion से लिंक्ड भी है, तो इसका आंसर भी होगा assertion is true, reason is true and reason is the correct explanation of assertion। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है वेरियस क्रेडिट अरेंजमेंट। अब देखो, क्रेडिट भी ना हम बहुत सारे अलग अलग लोगों से ले सकते हैं। जैसे सबसे पहला है लोन फ्रॉम मनी लेंडर। ये लोग ना बड़े चंट होते हैं, क्योंकि ना ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से एक इंसान जो है डेट ट्रैप में फंस जाता है। एक नॉर्मल इंसान जिसे अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना होगा ना, वो कभी भी इससे लोन नहीं लेगा, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है ना लोन की, वो बहुत ज्यादा होगी, जिसको सुन के ही वो बंदा कहेगा नहीं यार, इससे नहीं लेना। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम ट्रेडर। ये तो महाचंट इंसान होते हैं। ये क्या करते हैं, स्मॉल फार्मर्स को पकड़ते हैं, उन्हें कहते हैं चल मैं तुझे लोन दे रहा हूँ, बट तुझे करना क्या है, अपने सारे क्रॉप्स को ना तुझे मेरे को ही बेचने हैं, वो भी कम दाम पे। अब वो ना उनको ही बेचते हैं, अपने पास रख लेते हैं ट्रेडर्स। अब वो ट्रेडर्स क्या करते हैं, जब मार्केट का प्राइस हाई होता है ना, उन्हें दिखता है मार्केट का प्राइस हाई है, तो वो उन्हीं के क्रॉप्स को हाई प्राइस में बेच देते हैं और मुनाफा कमाते हैं बेसिकली। तो ये तो उनसे भी चंट होते हैं। नेक्स्ट आता है लोन फ्रॉम बैंक। इसका भी एग्जांपल दे रखा है, ये केस स्टडी है, आपने केस स्टडी जरूर पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम बैंक्स। ये कुछ अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें ना डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होता है, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है ना, वो कंपैरेटिवली कम होता है। बट इसका ना एक ड्रॉबैक है कि जो फार्मर्स और पुअर पीपल होते हैं ना, वो इसको नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि ना अफोर्ड बेसिकली इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से वो बैंक को अप्रोच नहीं कर पाते। इसीलिए उन्हें किस पे डिपेंड होना पड़ता है, मनी लेंडर्स में। अब नेक्स्ट आता है लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये बेसिकली चीप क्रेडिट जो है प्रमोट करती है। अब लोन्स टू मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैन बी प्रोवाइडेड फॉर द परचेज ऑफ, किस किस के लिए कोऑपरेटिव लोन प्रोवाइड करती है, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स के परचेज के लिए, कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर रेट, फिशरीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस और सारे खर्चों के लिए लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव लिया जाता है। तो ये कुछ क्रेडिट अरेंजमेंट्स थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। देखो, क्रेडिट सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में दो तरह से आपको क्रेडिट मिल सकता है, एक फॉर्मल होता है, दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंदर बेसिकली आपके बैंक्स आ जाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ जाती है, ठीक है, और ये लोन्स देते हैं ना वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। बट इसमें ना जो एक चीज जरूरी होती है, दैट इज कोलेट्रल, देना ही पड़ता है, और इस सेक्टर को पूरी तरीके से आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सुपरवाइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आरबीआई का रोल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आरबीआई का रोल, ये तो आपने जरूर करना है। आरबीआई ये इंश्योर करता है कि बैंक जो है ना वो सबको फेयर लोन दे रहा है। ऐसा नहीं है कि बैंक जो है बिजनेसेस को ही लोन दे रहा है। तो आरबीआई को इंश्योर करना है कि बैंक स्मॉल कल्चरल इंडस्ट्री, स्मॉल बोरोअर्स सबको फेयर लोन्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। बैंक को ना अपनी पीरियोडिकली इंफॉर्मेशन जो है आरबीआई को सबमिट करनी पड़ती है, जिसमें उन्हें बताना पड़ता है कि बैंक किसको लोन दे रहे हैं, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, किस ड्यूरेशन पे दे रहे हैं। सारी रिपोर्ट जो है आरबीआई के पास जानी चाहिए। और आरबीआई ये भी मॉनिटर करता है कि जो बैंक है वो अपने पास कैश रिजर्व रेशियो रख रहे हैं या नहीं, कैश बैलेंस मेंटेन करके रख रहे हैं या नहीं। तो ये जो है मेजर रोल होता है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन है, Consider the statement given below and choose the correct option. Statement 1 है, RBI regulates monetary policy and ensure financial stability in the Indian economy। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। RBI करेंसी इशू करती है, एक्सचेंज मैनेज करती है, ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। अब नेक्स्ट आते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। इसके अंदर सारे मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स, लैंड ऑनर्स और लार्ज फार्मर्स आ जाते हैं। ये सेक्टर बेसिकली हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, क्योंकि इनको जो है कोई भी सुपरवाइज करने के लिए होता नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर्मल सेक्टर में आरबीआई होता है, इनको कोई भी सुपरवाइज नहीं करता, तो ये अपनी मन मर्जी से कुछ भी करते हैं। अब पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर, वो इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि उनको डर लग जाएगा, इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और ये सेक्टर की वजह से ना ज्यादातर डेट ट्रैप की सिचुएशंस हम देखते हैं, ठीक है। बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स को ज्यादा अपनी लेंडिंग्स को बढ़ाना चाहिए, जिसकी वजह से सारे लोग जो है चीप क्रेडिट्स को अफोर्ड कर पाएंगे। अब सारे लोग जब चीप क्रेडिट्स को अफोर्ड कर पाएंगे तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग अपना बिजनेस करेंगे, उनको इनिशिएटिव मिलेगा और
हमारी पूरी कंट्री की डेवलपमेंट होगी। ठीक है जी, चलिए तो एक और एजर्शन रीजन आ गया है। एजर्शन में है पुअर हाउसहोल्ड्स ऑफन डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बैंक्स इन रूरल एरियाज। हाँ, ये तो है रीजन। इवन व्हेन बैंक्स आर प्रेजेंट, एक्सेसिंग लोन्स फ्रॉम देम इज मोर डिफिकल्ट ड्यू टू स्ट्रिंजेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेटरल रिक्वायरमेंट। हाँ यार, ये भी है, अगर उनके पास बैंक हो भी आसपास तब भी उनसे लोन पुअर के लिए मुश्किल है, क्योंकि उनको डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो हाँ, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ठीक है, नेक्स्ट है एजर्शन, फॉर्मल क्रेडिट इज जनरली सेफर देन इनफॉर्मल। ये तो बिल्कुल बात ठीक है। रीजन, फॉर्मल लेंडर हैज स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड लोअर इंटरेस्ट। ये भी बात ठीक है और इससे मिलती जुलती भी है। तो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। अब नेक्स्ट है, रिच हाउसहोल्ड्स हैव मोर एक्सेस टू फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट देन पुअर हाउसहोल्ड्स। हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि उनकी पुरानी हिस्ट्री अच्छी होती है, फाइनेंशियल जो उन्होंने क्रेडिट लिया है उसकी हिस्ट्री अच्छी होती है, उनका सिबिल अच्छा होता है। ठीक है, रीजन, ये फॉरेन हाउसहोल्ड नहीं है यार, ये पुअर हाउसहोल्ड है। डू नॉट नीड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज। ऐसा तो नहीं है यार कि वो चाहते नहीं है, वो बात अलग है, उनको मिलता नहीं है, उनसे लोन उनको मिलता नहीं है, बट वो चाहते नहीं, ये बात गलत है। तो एजर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वो ग्रुप होता है, बेसिकली नेबरहुड के लोग होते हैं, 15 से 20 लोग होते हैं, अपनी अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग सेविंग करते हैं, रेगुलरली मीटिंग करते हैं। अगर ये 1 साल तक रेगुलरली मीटिंग करते रहते हैं तो ये एलिजिबल भी हो जाते हैं कि ये पूरा ग्रुप जो है वो बैंक से लोन ले सकता है। जब बैंक लोन देगा वो सैंक्शन करेगा इस पूरे ग्रुप के नेम के बेसिस पे। ठीक है, और पूरे जो सारे मेंबर्स होते हैं ना, वो मिलके बैठ के डिसाइड करते हैं कि बैंक से कितना लोन लेना है, कैसे अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करना है, सारे मिलके डिसाइड करते हैं। ठीक है, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है सबकी कि अगर वो बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक को रीपे भी करे। ठीक है, अगर इन केस कोई एक मेंबर ऐसा है जो रीपे नहीं कर पाता लोन, तो उसके बेसिस पे सबकी ड्यूटी बनती है कि वो जो है बैंक को लोन रीपेमेंट टाइम से हो जाए। ठीक है, अब इसी फीचर की वजह से बैंक जो है वो पुअर विमेन को भी लोन दे देती है इजीली, अगर वो एसएचजीज के अंदर ऑर्गेनाइज होती है। इसकी वजह से विमेन सेल्फ रिलायंट बनती है और इनकी रेगुलर मीटिंग की वजह से विमेन को एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है जिससे वो अपनी सोशल इश्यूज के बारे में अच्छे से डिस्कस कर पाए, जैसे कि हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की पिक्चर है, उसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे फंक्शंस बताने हैं, कौन बनाता है, ग्रिड साइज बताना है इसका। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एसएचजी इज ट्रू? ओनली विमेन कैन बी द मेंबर ऑफ एसएचजी। ऐसा तो नहीं है। एसएचजी कैन बी अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस सोशल इश्यूज। हाँ, ये सही है, फिर भी आगे देख लेते हैं। गवर्नमेंट हैज मेड एसएचजी कंपलसरी। नहीं यार, ऐसा तो नहीं है। ईच एसएचजी इज कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स हु बिलोंग टू डिफरेंट विलेजेस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। ऐसा तो नहीं बताया कुछ, तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। ठीक है, Sugna is a member of SHG in her village. Which of the following action can she take as a member of the group? क्या क्या वो एक्शन ले सकती है? पर्सनल लोन फ्रॉम द बैंक ले सकती है? नहीं। She alone can decide to whom her contribution। अकेले तो नहीं कर सकती। She can take a small loan from the group to meet her expenses। हाँ, ऐसा कर सकती है। She can make money by lending to SHGs। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अब ये assertion reason है, ये आपका होमवर्क है। मैं एक काम करूंगी, ये पूरा पीडीएफ जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसमें अब जितने भी आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन आपने खुद करना है और मुझे इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में देना है। वरना आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो करके वहां पे भी आप मेरे को जो है मैसेज करके अपना सॉल्यूशन बता सकते हो। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको चेक करके रिवर्ट करूंगी। अब इसी के साथ आपका सबसे लास्ट एक छोटा सा टॉपिक आ गया है, दैट इज ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, जो बनाया था प्रोफेसर मोहम्मद यूनस ने। ठीक है, फाउंडर थे ये ग्रामीण बैंक के और इनको नोबेल प्राइज फॉर पीस भी मिला था 2006 में। ये जो बैंक था ना बांग्लादेश का, वो इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर। इससे गरीब लोग भी अपनी क्रेडिट नीड्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहे थे रीजनेबल रेट पे। 1970s में स्टार्ट हुआ था स्मॉल प्रोजेक्ट एज अ ग्रामीण बैंक। इन 2018 और 9 मिलियन मेंबर्स इन अबाउट 81,600 विलेजेस स्प्रेड अक्रॉस बांग्लादेश। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बोरोवर्स आर विमेन, ज्यादातर बोरोवर्स विमेन है और पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को बिलोंग कर रहे हैं। ये बोरोवर्स हैव प्रूव्ड दैट नॉट ओनली are poor women reliable borrowers but that they can start and run variety of small income generating activities successfully। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था मोहम्मद यूनस के द्वारा। ठीक है जी, अब ये आगे की क्वेश्चन है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका जो है पीडीएफ भेज दूंगी, मतलब डाल दूंगी, अपलोड कर दूंगी। आप इसका सॉल्यूशन करके मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करना।